कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि क्रैश कोर्स आज लगभग 79 जैसे क्लासेज हो चुकी हैं, आज 80 नंबर की क्लास है और बहुत लंबे समय के बाद ये क्लास आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, क्लासेज मतलब आप ये मान के चलिए अब यहाँ से 11 क्लासेस बची हैं आपकी, और मैं ये देखूंगा कि जहाँ से जैसे रीजनिंग वाला पोर्शन है, क्योंकि उत्तराखंड इतना बृहत है, इतना ज़्यादा है, क्यों मतलब उसमें मैं फालतू के आपके एक एक दिन क्वेश्चन निकाल के उसको आपको लिखाने में लगे रहूं। परीक्षा वानी पढ़ के जाइए, अंतिम समय है और जितना उत्तराखंड इतिहास से प्रश्न आ सकते हैं वो मैंने करा दिए हैं। जिला सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और इसके अलावा जो बची हुई 10-12 क्लासेस हैं, बची हैं हमारी 10 क्लासेस लगभग, उसमें मैं कुछ ना कुछ आपको करा दूंगा। ठीक है, रहा जीएस की बात, एनसीईआरटी आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, बेफिक्र होकर आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाइए। जियोग्राफी भी एंड हो जाएगी 3-4 क्लासेस में, तो हमारा ये भी पूरा हो जाएगा। और बचता है लास्ट 8-10 क्लासेस जो बची हैं, उसमें थोड़ा कंप्यूटर के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हिंदी के जो पूछ सकता है, कुछ रीजनिंग के। ठीक है, ये रहेंगे, बाकी उत्तराखंड वगैरह कॉमन रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो क्रैश कोर्स का आज डे 80 है। कौन सा? डे 80। ठीक है, मुझे लगता है कि अब हम लोग जो है 5 दिसंबर से पहले पहले इसको एंड करने जा रहे हैं। डे 80 है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग अपने रीजनिंग का पहला टॉपिक देखना, जहां पे उसने लिखा है शाब्दिक अशाब्दिक करके कुछ होगा, उसमें दर्पण और जल प्रतिबिंब लिखा है, यही आपका टॉपिक है। ठीक है, अब पहली बात तो बच्चों देखना, जितने टॉपिक दिए उतने से क्वेश्चन आने से रहे। ठीक है, उतना नहीं आना है, 2-3-3-4 क्वेश्चन आएंगे, अधिकतम 4 क्वेश्चन, अधिकतम 5 लगा के चलिए, अधिकतम जो आएंगे तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं। उसमें कैलेंडर भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन दिशा वाला जो है मैंने करा दिया है, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप खुद वहीं पे लॉजिक, नाम जिसका नाम ही रीजनिंग है बच्चों, जिसका नाम ही तर्क शक्ति है, तो उसमें इसमें घर से पढ़ के जाने वाले जो चैप्टर है वो कैलेंडर वगैरह यही वाले चैप्टर है। ठीक है, बाकी के चैप्टर नहीं है वहाँ पे रीजनिंग में, ऐसे कुछ आप स्पेशल उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करके जाओ। तो हम लोग जो मुझे लगता है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ठीक है, देखिए दर्पण और जल प्रतिबिंब वाला एक चैप्टर है, उसको मैं समझाता हूँ। देखिए ये मान के चलिए आपका क्या है, दर्पण है, क्या है, शीशा है, ठीक है, आईना है, ये क्या हो गया, दर्पण। और ये मान के चलिए आपका क्या है, एक जल है, जल प्रतिबिंब, यानी आप इसको जल प्रतिबिंब मान के चलिए, जो यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, ये वाटर वाला इलाका है और ये आपका शीशा है, जल दर्पण है। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये पूछता है, आपको कुछ यहाँ पे लिखा हुआ देगा और कहेगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या कुछ यहाँ लिखा दिखेगा, कहेगा इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, अब एक दो चीज आपको मैं कॉमन बता रहा हूँ जो आपको ध्यान देने वाली है। ठीक है, हमेशा दर्पण में ये एक चीज नोट करना बच्चों, जो दर्पण होता है ना, जो शीशा होता है, इसमें हमेशा क्या होगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, यानी जो आपका राइट है, यानी आपके दाएं साइड वाला है, उसका एंगल जो हो जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ समझो, राइट का लेफ्ट होगा, लेफ्ट का राइट होगा। इसका ये मतलब है कि जैसे मैंने कोई चीज ऐसी दिखा रखी है, जैसे ये है, ये दिखा रखा है ना, ये दिखा रखा है, यहां मैंने गोला कर दिया और यहां मैंने डॉट लगा दिया, तो ये दर्पण प्रतिबिंब में कैसा बनेगा, राइट वाला चला जाएगा लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा। कहने का मतलब है ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये तो ऐसा ही रहा, ये वाला जो है ना, ये इधर आ जाएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। कहने का मतलब जो राइट में होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में होगा वो राइट में चला जाएगा। हमेशा याद रखना है दर्पण प्रतिबिंब में। दूसरी चीज ये आपको याद रखनी है, दर्पण प्रतिबिंब में जो होगा, जो नजदीक होगा, जैसे अगर आपकी कोई चीज जो नजदीक बनी है, जो पास होगी, वो इस साइड भी पास ही होगी। ठीक है, इस चीज को भी आपने याद रखना है, और जो चीज दूर होगी वो दूर होगी। अब इसका कैसे समझोगे, जैसे मैंने यहाँ पे आर लिख दिया, क्या लिखा मैंने, आर। अब जब आप इसका दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो इसका कौन सा पोर्शन दर्पण के नजदीक है, ये वाला पोर्शन है ना, देखो जी पूरी लाइन है, इसके इधर वाला पोर्शन दर्पण के नजदीक है, तो यहां भी नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर आएगा। तो ये तो ऐसे ही आया। अब नजदीक कौन सा, ये वाला पोर्शन नजदीक है ना, दर्पण के क्लोज ही है, तो यहां भी क्या आएगा, यही पोर्शन क्लोज आएगा, बस उल्टा हो जाएगा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो नजदीक वाला पोर्शन मैंने नजदीक ले आया, और वो जो डायरेक्शन है, अब लाइन, इस लाइन का तो राइट लेफ्ट कुछ होता है नहीं, ये तो ऐसी रहेगी। जो इसका इस वाला पोर्शन था, यानी इस साइड था, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर, बट राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसमें होगा, दर्पण प्रतिबिंब में। जब आप जल प्रतिबिंब बनाओगे तो जल प्रतिबिंब में हमेशा क्या होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जल प्रतिबिंब, इसके मैं क्वेश्चन फिर कराते रहूंगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब में क्या होगा, उत्तर का दक्षिण, यानी नॉर्थ का
साउथ होगा और साउथ का नॉर्थ हो जाएगा डायरेक्शन। इसका क्या मतलब होगा, इसमें दायां बायां नहीं बदलेगा, इस वाले में इसमें सिर्फ ऊपर नीचे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी आपका उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। अब आप कहोगे सर इस चीज को समझे नहीं, इसको कैसे समझे हम, आप ये बता दीजिए। जैसे मैं यही एग्जांपल आपका आर ले लेता हूं, ठीक है, और बाकी नजदीक वाला नजदीक ही रहेगा। अब आपका ये आर है, अब आपको इसको कहां देखना है, जल में इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो मैंने क्या कहा, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, यानी जो इसका ये वाला पोर्शन है जो उत्तरी भाग में, वो दक्षिण में चला जाएगा, ठीक है। लाइन तो ऐसी रहेगी, ये वाला पोर्शन कहां चला गया, एक दक्षिण में चला गया, और जो दक्षिण वाला था उत्तर में आ गया। देखिए इस प्रकार का बन जाएगा, यानी जो इसका नजदीक, अब हमेशा याद रखना नजदीक वाला यहां भी नजदीक ही रहेगा। देखो आर, जो आर का ये पोर्शन है ना, लाइन के नजदीक है ना, तो यहां भी नजदीक ही बनेगा। बस होगा क्या, जो इसका उत्तरी भाग था वो दक्षिण में चला जाएगा, और जो दक्षिणी भाग था वो कहां चला जाएगा, उत्तर में चला जाएगा। बाकी कोई चेंज नहीं होता, राइट लेफ्ट का कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। इसमें देखो ये यही है, अभी भी इधर ही है, बट आपका जो जल प्रतिबिंब है उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट की ओर आ जाता है, और जो लेफ्ट होता है राइट। अभी ये आर देखो, आर में अगर मैं ऐसे देखूं, मैं अपने सीधे बोर्ड की ओर देखूं तो मेरा राइट हैंड की ओर है, लेकिन अगर मैं इस वाले को यहां पे चेक करूं तो लेफ्ट की ओर आ गया। देखो दर्पण प्रतिबिंब में राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट होता है, लेकिन नजदीक वाला नजदीक बनेगा, दूर वाला दूर बनेगा। जबकि जल प्रतिबिंब में नॉर्थ वाला साउथ होगा, यानी उत्तर वाला जो भाग है वो दक्षिण की ओर चला जाएगा, और दक्षिण वाला भाग जो है वो उत्तर की ओर आ जाएगा, लेकिन इसमें राइट लेफ्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि आप यहां दिखा दो, इसमें नोट करके लिखो, नोट, राइट का लेफ्ट नहीं होता है, राइट का लेफ्ट व लेफ्ट का राइट नहीं होता, नहीं होता। अब आप कहोगे सर इसमें प्रश्न क्या आएगा एग्जामिनेशन हॉल पे, ये तो हम समझ ही गए। प्रश्न मैं बताता हूँ किस प्रकार का आएगा, ठीक है। जितना मैं अपना लॉजिक लगा पा रहा हूँ कि सिंपल सा क्वेश्चन आना चाहिए आपका, फालतू इधर उधर का नहीं आएगा, क्योंकि इतना रीजनिंग इतना बड़ा सिलेबस में दिया हुआ है उसने, आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो भी देखना है, ठीक है। अब आपको कुछ एक कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। 11 इंग्लिश में 11 ऐसे अल्फाबेट हैं, हमेशा याद रखना, जो दर्पण में सेम दिखते हैं, ठीक है। तो नोट करके लिखो, नोट, 11 अल्फाबेट ऐसे हैं, 11 अल्फाबेट ऐसे हैं जो दर्पण में सेम दिखते हैं, ठीक है। यानी दर्पण में उनकी इमेज सेम होगी, ठीक है, सेम, यानी नेचुरल नॉर्मल कंडीशन और दर्पण में वो सेम होंगे। वो कौन कौन से हैं, जैसे ए है, ए को हमेशा ए ही लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा एच है, एच को हमेशा एच ही लिखोगे, आई को हमेशा आई ही लिखोगे, दर्पण प्रतिबिंब में कुछ भी हो जाएगा। इसके अलावा एम ओ टी यू भी, एम ओ टी यू वी, ठीक है। अब हाँ अगर वो अलग टाइप से लिख देता है तब तो अलग बात है, बेसिकली ये ऐसे ही रहते हैं, डब्ल्यू एक्स और वाई। ये क्या होता है आपका, दर्पण प्रतिबिंब में सेम बनेंगे, डब्ल्यू एक्स और वाई। अब वाई का अगर उसने ऐसा वाला बना दिया फिर बदल जाएगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा वाई है तो फिर चेंज नहीं होगा। अब कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई ऐसा लिखता है, जैसे ये लिख दिया उसने RAHUL, राहुल का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसने क्या पूछ दिया, राहुल का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। अब आपने दिमाग लगाया कि यार सर ने बताए थे कुछ तो सेम रहेंगे, जैसे इसमें कॉमन क्या है, देखिए ए यहाँ आ गया, एच एच है, और इसके अलावा यू भी है, और कुछ है, एल है नहीं है। देखो तो इसका मतलब तीन तो ये कॉमन है, तीन तो ऐसे ही आएंगे आपके, ए एच और यू, ये तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। अब आपका बचता है क्या, आर और एल। अब मैंने क्या कहा था, नजदीक वाला नजदीक आएगा, दूर वाला दूर आएगा। अब बताओ नजदीक कौन है, एल नजदीक है ना, तो यहां भी कौन सा नजदीक आएगा, एल। तो लेकिन लेफ्ट का राइट, अब जैसे इसका मुंह किस डायरेक्शन में भी, राइट हैंड की ओर, यहां कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड की ओर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, एल, ऐसे आएगा, देखो एल आ जाएगा, ठीक है, एल, इस प्रकार से क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब एल, अब ये मत देखना, मैं इसको नहीं, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि ये ऐसे आएंगे। अब ये एग्जैक्टली जो इसका आंसर होगा कैसे होगा, देखो अब सबसे पहले नजदीक वाला लिखोगे, नजदीक वाला कौन सा आएगा, एल आ जाएगा, लेकिन राइट का लेफ्ट हो जाएगा। यू ऐसा ही रहना है, यू ऐसा ही आएगा, एच ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही आना है, ए ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, और आर जो है, आर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, यानी अभी इसका मुंह किस डायरेक्शन में, राइट, तो वहां कैसा हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। लाइन ऐसी आएगी, ये ऐसे हो जाएगा। तो राहुल का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये तो कॉमन आने थे, मैंने ऊपर लिखा रखा है, जो बदलने थे राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों जल प्रतिबिंब में 9 अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो सेम रहते हैं, ठीक है। तो अगला आपने नोट करके लिखना है, इसी प्रकार से नोट करके लिखो, फिर बाकी खुद प्रैक्टिस करते रहना, आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। लिखो दर्पण प्रतिबिंब में
दर्पण प्रतिबिंब में 9 अल्फाबेट जो होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। 9 अल्फाबेट जो है वो सेम रहेंगे, जैसे कि वो नेचुरल नॉर्मल कंडीशन में वो 9 अल्फाबेट कौन कौन से हैं, जैसे एक बी है, इसके अलावा एक सी है, इसके अलावा डी है, ई है, ये क्या रहते हैं कॉमन। इसके अलावा HIKOX, HIKO और X, ये क्या रहते हैं बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब में सेम रहते हैं। यानी अगर आपका B का दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तब भी वो B ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में मैंने आपसे कहा नॉर्थ का साउथ, साउथ का क्या हो जाता है नॉर्थ हो जाता है। अब आपको दर्पण प्रतिबिंब में ये दूसरा नोट लिखने का, तीसरा नोट लिखना है, 4 ऐसे अल्फाबेट है तो दोनों में चेंज नहीं होते हैं, कॉमन। अब इन 4 में देखो 4 अल्फाबेट लिखो, 4 अल्फाबेट ऐसे हैं जो दर्पण व जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते। नहीं बदलते, ठीक है, नहीं बदलते। अब वो 4 कॉमन कौन कौन से हैं इसमें खुद ही देख लीजिए आप, 4 कौन कौन से हैं वो कॉमन। HIOX, ठीक है, एक H है, I है, O और X, ये दोनों में नहीं बदलेंगे, HIO और X। अब हाँ, इनका शेप ही चेंज करके लिख रहा है एग्जामिनेशन हॉल पे। आप ऐसा मत कहना कि सर ने ये पढ़ा रखा है कि अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया आपको y दिखा, मैंने अब ऐसा y बना दिया एग्जामिनेशन हॉल पे, आप कहोगे सर ने हमें बता रखा है कि y तो बदलता ही नहीं है, यहाँ कैसे बदल। ऐसा मत करना, इतना कॉमन सेंस से लगाना कि अगर उसने शेप बदल के दिया है, बाई चांस y ऐसा लिख दिया उसने, फिर ये मत कहना सर ने ऐसा, मैंने ब्रैकेट में वो भी लिखा रखा है, चेक कर लेना वहाँ पे कैसा होता है, ठीक है। तो दर्पण और जल प्रतिबिंब में 4 ऐसे हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो अंक आते हैं बच्चों, अंक में क्या क्या होता है, 0 और 8 ऐसा है जो कभी भी दर्पण प्रतिबिंब में चेंज नहीं होगा, ठीक है। लिखो अंक में लिखो 0,8 दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदलेगा। 8 भी कैसा लिखा होना चाहिए, इस टाइप से लिखा होना चाहिए, इस टाइप से। हाँ, अब पता लगा अलग ही लिख दिया, 0 और 8 दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदलते, प्रतिबिंब में नहीं बदलते, में नहीं बदलते। कौन कौन से हैं जो 0 और 8 दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे ही रहेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। और 0, 3 और 8 जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते। लिखो 0, 3 और 8 जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते। लिखो जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते, नहीं बदलते, ठीक है। इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो आपका दर्पण वाला प्रतिबिंब वाला है। अगर आप इतने से अगर इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, दर्पण में राइट को लेफ्ट करना है, लेफ्ट को राइट कर देना है, और जो नजदीक होगा उसको नजदीक लिखोगे, जो दूर होगा दूर लिखोगे। जबकि जल प्रतिबिंब में आपको नॉर्थ का साउथ, उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर करना है, बाकी नजदीक वाले को नजदीक, दूर वाले को दूर रखना है। ये आप समझ जाओगे, ठीक है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे आपसे पूछा इंडिया, ऐसे क्वेश्चन आएगा INDIA ऐसे वाला है, ठीक है। IND भी अच्छा लिखा होना चाहिए, डी भी ऐसा नहीं कि सेप टेढ़ा कर दिया उसने, इस प्रकार से इंडिया है INDI। इसका अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछते हैं तो यहाँ खुद बनाना, और इसका अगर वाटर प्रतिबिंब पूछते हैं तो खुद इसका आंसर निकालना। अब चेक करना कि कौन सा, अब सबसे नजदीक कौन सा है, ए, तो यहाँ भी कौन सा आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए नहीं बदलता है। आई भी नहीं बदलेगा कहा था मैंने, ठीक है, ए और आई नहीं बदलते। अब आता है बच्चों डी की बात, क्या डी चेंज हो जाएगा, ए और आई तो नहीं बदलने वाले हैं, बिल्कुल आपका डी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ राइट साइड की हो तो यहाँ लेफ्ट की हो जाएगा, ये लाइन तो ऐसी आएगी, अब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से डी हो जाएगा। अब एन, दो लाइन तो कॉमन नहीं की, क्योंकि नॉर्थ से साउथ का होना ही नहीं। अब देखो यहाँ ये किस साइड है, ये लेफ्ट है, तो ये राइट में चला जाएगा, और लेफ्ट वाला राइट, ये वाला राइट है तो ये लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये राइट साइड में है ना, इधर है, तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अब बस क्या, आई चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार से इंडिया अपने आप में क्या होगा, इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका इसका जल प्रतिबिंब बनाना है, जल प्रतिबिंब में मैंने क्या कहा था, इसी का जल प्रतिबिंब बनाना, तो आई तो चेंज, राइट लेफ्ट तो होना नहीं है, आई तो चेंज होता नहीं है, आई आपका ऐसे ही आएगा। एन जो होगा, एन वाला नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ हो जाता है, लेकिन जल प्रतिबिंब में आपका एन किस प्रकार से लिखोगे आप लोग, उस चीज को अगर आप देखोगे तो एन बनाना है आपने। एन कैसे बनाओगे, एन तो ऐसे ही आएगा, देखो ये आएगा, ये आएगा ना, लेकिन ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। डी आपका चेंज होगा नहीं, इसी प्रकार से डी
आ जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा रखा है मैंने आपका जी, डी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आई भी चेंज नहीं होगा, और ए चेंज हो जाएगा। ए का ये जो नॉर्थ पोर्शन है वो साउथ में आ जाएगा, ठीक है। ये ए कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये इस प्रकार से आपका क्या होगा, इंडिया जल प्रतिबिंब में दिखेगा। तो ये था आपका जल प्रतिबिंब और वाटर वाला, ठीक है, यानी वो सॉरी दर्पण प्रतिबिंब। अब आपको खुद क्वेश्चन करने हैं, आप क्या करोगे, आपका काम क्या होना चाहिए। देखो रीजनिंग कोई भी है, ये आपका यूट्यूब क्लासेज या इस तरीके से पढ़ाना सही नहीं है, ठीक है। और ये सब की सब चीज़ें आपके बच्चों डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे, कितना आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपके लिए फायदा पहुंचाएगा, ठीक। अब आप क्या करना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, या आपके पास रीजनिंग की कोई किताब होगी, या गूगल लिखना है, गूगल पे चले जाना, ठीक है। आज क्या करना, गूगल पे जाना, दर्पण व जल प्रतिबिंब से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू लिखना, ऐसे ही लिखना, दर्पण व जल प्रतिबिंब से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू, 5-6 क्वेश्चन लगाना, बाकी छोड़ देना। कुछ नहीं आना है पेपर में, ये भी आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब आता है आपका जीएस के क्वेश्चन। देखो जब मैं ज्योग्राफी आपकी क्वेश्चन छांट रहा था आज, मुझे क्वेश्चन वहां पे दिखा, अम्ल वर्षा हेतु कौन से उत्तरदायी होते हैं, यानी अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2NO2, ठीक है, नाइट्रोजन अपने आप में ऑक्साइड, इनके कारण। इसमें लिखो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य कारक क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या क्या लिखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसके कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। इसी प्रकार से मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज पढ़ाई थी, ग्रीन मफलर बताया था, वो किस चीज से संबंधित है, वो है अपने आप में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। किससे लिखोगे, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसमें पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं एक सीरीज में, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको वेव जो होती है ध्वनि की, उसको अपने आप में सोख लेती है, तो उससे साउंड कम आता है, ठीक है। अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार पता है आपको कौन है, भारत का सबसे बड़ा, लिखो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यानी ट्रेड, ठीक है, व्यापारिक साझेदार। अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये बेटो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए है, ठीक है। भारत सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदार कौन है, यूएसए है। इसी प्रकार से भारत की उदारीकरण नीति पता होगा आपको, भारत की उदारीकरण की नीति, यानी भारत ने कब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या निजीकरण की पॉलिसी अपनाई, एलपीजी लिख लो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और क्या, वैश्वीकरण। 1991 के आर्थिक सुधारों से भारत ने क्या किया था, अपने आप में शुरू किया गया था, ठीक है। 1991 यानी एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और अपने आप में वैश्वीकरण। इसी प्रकार से आपके कुछ बंदरगाह मैं आपको लिखाता हूँ, कौन से कहाँ है आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। एन्नोर लिखो, एन्नोर प्लस तूतीकोरिन लिखो, कोरिन, ठीक है। ये है बच्चों दोनों तमिलनाडु में, ठीक है, और तमिलनाडु में चेन्नई के पास है, और ये चेन्नई भी एक बंदरगाह है, और इस चेन्नई को बोला जाता है कृत्रिम बंदरगाह। अगर आपसे पूछता है कि भारत को कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, पोर्ट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चेन्नई बंदरगाह। और कृत्रिम का मतलब क्या होता है, अपने आप में आर्टिफिशियल, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है पोर्ट, ये अपने आप में कृत्रिम बंदरगाह है। जबकि एन्नोर और तुतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में पड़ते हैं, तमिलनाडु में पड़ते हैं। यहीं पे एक आपका बताता हूँ आपको, भू आबद्ध पोर्ट कौन सा है भारत का, कौन सा लैंडलॉक पोर्ट है, ठीक है। एक नहर के माध्यम से इसमें फिर पानी किस जोड़ा गया, लिखो भू आबद्ध पोर्ट यानी बंदरगाह, ठीक है। ये है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये अपने आप में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में एक अपने आप में पोर्ट है जो भूआबद्ध है, लैंडलॉक है, ठीक है। तो वो पर्वत पहाड़ियां हैं, उसके पीछे से ये पोर्ट है, ये फिर एक नहर सुरंग के माध्यम से इसमें जोड़ा गया है। तो भूआबद्ध पोर्ट अगर आपसे पूछता है तो विशाखापत्तनम है, ठीक है। यहीं पे आपका एक हल्दिया पारादीप पत्तन भी पड़ते हैं। हल्दिया पत्तन जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक हो, हल्दिया बंदरगाह ये पड़ता है अपने आप में वेस्ट बंगाल। जबकि पारादीप अगर आपसे पूछता है, पारादीप बंदरगाह पूछता है, तो ये पड़ेगा आपका उड़ीसा में, ठीक है। पारादीप पूछता है उड़ीसा में पड़ता है। और मारमुगाओ पड़ता है, मारमुगाओ ये पड़ता है बच्चों गोवा, जो कि जुआरी नदी के पास है, ठीक है। जुआरी नदी यहीं पर बहती है अपने आप में गोवा में, और यहीं पर मारमुगाओ नाम का क्या अपने आप में पत्तन है। अगला देख लीजिए आपको, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JL नेहरू पोर्ट, ठीक है, बंदरगाह, ये कहाँ है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में,
पोर्ट, ठीक है, मुंबई में है। और यहीं पे एक आता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। लिखो कांडला बंदरगाह कहाँ लिखा होगा आपने, गुजरात में पड़ता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, शायद मैं बहुत बार आपको बता भी चुका हूँ, पूछता भी है, आयोग भी पूछता है, हर कोई पूछता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कौन से 4 महानगरों को जोड़ने का वो किया गया था, ठीक है। लिखो स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, ये 4 महानगर जोड़ते हैं, 4 महानगरों को एनएच, नेशनल हाईवे से जोड़ता है, ठीक है, एनएच से जोड़ने की स्कीम है। और ये 4 महानगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में, ठीक है, 2012 में। और इसके तहत जो आपके नगर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यानी भारत के 4 की 4 दिशाओं में, अगर भारत का मैप देखोगे, उत्तर में दिल्ली, वेस्ट में मुंबई, साउथ में चेन्नई और ईस्ट में कोलकाता, फिर मुंबई। तो ये बेसिकली 4 स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है, इन 4 महानगरों को जोड़ने से संबंधित ये योजना है, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन आता है, उत्तर दक्षिण गलियारा किस किस को जोड़ता है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर गलियारा, ये श्रीनगर को जोड़ता है बच्चों कन्याकुमारी से, ठीक है। लिखो श्रीनगर टू कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। और यहीं पे आता है पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी पश्चिम पूर्व गलियारा जो भी कहते हो, पूर्व से पश्चिम गलियारा लिखो, पूर्व से पश्चिम गलियारा, ठीक है। ये किस किस को जोड़ता है, अगर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये जोड़ता है तो सिलचर असम को पोरबंदर से, ठीक है। लिखो सिलचर को पोरबंदर से, यानी पूर्व में सिलचर है, उल्टा क्वेश्चन मत करके आना, पूर्व देखना सिलचर असम में, सिलचर इसके ब्रैकेट में लिखो आसाम को पोरबंदर से ऐड करते हैं, पोरबंदर, ठीक है। और पोरबंदर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ये दोनों गलियारे पता होनी चाहिए आपको, ये किसको किससे जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। अब लिखो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब से हुई थी, 1853 से। भारत में रेल परिवहन ये हुआ था 1853 में। कौन था, अगर गवर्नर पूछता है, डलहौजी बता देना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ चली थी पहले पूछेगा, मुंबई से थाने बता देना, मुंबई से थाने के बीच पहली चली थी। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत पूछता है 1853 में डलहौजी के समय, क्योंकि ये 12th की एनसीईआरटी है, वहाँ ये क्वेश्चन मुझे मिले थे, ठीक है। और भारत में कितने रेलवे जोन है, अभी 17 रेलवे जोन है। अब इसको अपडेट कर लेना, अगर 18 हो गए तो देख लेना है, ठीक है। रेलवे जोन गूगल पे सर्च करना, मैंने एनसीईआरटी से उठा लिया अभी 17। अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, जो रेलवे भारत के अलग अलग रेलवे जोन है ना, उसके मुख्यालय पूछता है आपसे, जैसे उत्तरी रेलवे का, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य, ये वो आपको खुद मैप से ट्रेस करना है। आपको क्या करना है, जैसे भारत के जो रेलवे जोन है, आप जैसे मैप है ना, आप क्या करना है, इस प्रकार से एंग बनाना उसमें। अब देखना, जैसे आपसे उत्तर रेलवे पूछेगा, अब आपको पता है यार उत्तर रेलवे उत्तर भारत, उत्तर की ओर होगा, उत्तर भारत की दिशा में। अब यहाँ देखना सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा है, या वहाँ रेलवे का कौन सा जाल बिछा हो सकता है। तो ये इस तरीके से खुद वहाँ पे याद करना पड़ेगा। हालांकि बहुत रेयर चांस है कि इतना क्वेश्चन पूछता था पहले, अब तो मुझे लगता नहीं कि आएगा, फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। अगला जो आता है आपका, कोंकण रेलवे किन किन राज्यों को जोड़ता है, लिखो कोंकण रेलवे, कोंकण तट पे चलती है, ये जोड़ता है बच्चों महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ठीक है। ये कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ती है, ये भी देखना। अब रेलवे की जो पटरियां होती है ना, उसमें दे रखा है ब्रॉड गेज होता है सबसे ज्यादा, जिसकी उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। ब्रॉड गेज जो होती है रेल पटरियों की दूरी, ब्रॉड गेज में रेल पटरियों की दूरी लिखो, रेल, ये 12th एनसीईआरटी, ठीक है। रेल पटरियों की दूरी क्या लिखोगे, ब्रॉड गेज में रेल पटरियों की दूरी, ये है अपने आप में 1.616 मीटर, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें होती है 1.616 मीटर होती है, ठीक है, ब्रॉड गेज। सेकेंड आता है आपका मीटर गेज, लिखो मीटर गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, अगर पूछता है तो 1 मीटर के आसपास। और तीसरा आता है आपका नैरो गेज, ये और भी नैरो होगी, ठीक है, ये सबसे कम होती है, और ये होती है 0.762 मीटर।
ये इतना अलग अलग होता है, ठीक है। अब भारत की यहीं पे जैसे ये वाला चैप्टर मैंने देखा, इसका उपग्रह प्रणाली वाला एक सिस्टम था उसमें, किसमें आपका ये एनसीईआरटी में, तो इसको भी देख लो, यहाँ पे सिर्फ एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं। भारत में जो उपग्रह प्रणाली बच्चों दो तरीके से काम करती है, उपग्रह सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, मौसम वगैरह ये वो कई चीज़ें देखते हैं। इसके दो काम हैं, एक तो है आपका इंस्टा, INSAT, इनसेट, सुना होगा ना, इनसेट इतना उपग्रह, इनसेट ये वो ऐसे प्रक्षेपित किया करके। दूसरा है बच्चों IRS, ठीक है, यानी रिमोट सेंसिंग एजेंसी से संबंधित है, रिमोट सेंसिंग और इनसेट, ठीक है। इनसेट जो है अपने आप में क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये जो शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा 1983 में किया गया था, ठीक है। इंडियन सैटेलाइट सिस्टम जो है 1983 में इसको भारत सरकार द्वारा इनसेट प्रणाली शुरू की गई थी। ये पूछ सकता है कि भारत ने इनसेट सिस्टम कब से शुरू किया, उपग्रह प्रणाली यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम 1983 से। और दूसरा है बच्चों 1988 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। अगर आपसे पूछता है भारत सरकार द्वारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, इसको लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम कब से शुरू किया, 1988 से। और ये है आपका जो इनसेट है वो कब से शुरू किया, 1983 से शुरू किया, ठीक है, उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत ये आती है। अगला क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पर है, राष्ट्रीय पूछ रहा हूं, ठीक है, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये बच्चों हैदराबाद में, कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला लिखो, भारत में वायु परिवहन कब से शुरू हुआ, भारत में वायु परिवहन ये हुआ 1911 से शुरू हुआ था। और पहला जो चला था भारत में इलाहाबाद से, नैनी लिख लो ब्रैकेट में, इलाहाबाद से नैनी के मध्य पहली बार भारत में क्या हुई थी, वायु परिवहन की शुरुआत हुई, ठीक है। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण लिखो, भारत में वायु परिवहन का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में, 1953 में इसका क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। अगला लिखो, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग दो किस किस को जोड़ता है, जलमार्ग बोला मैंने, राष्ट्रीय, एक आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस किस को जोड़ता है, अगर पूछता है, ये जोड़ता था धुबरी, मतलब सादिया से धुबरी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है, सादिया से धुबरी लिखो, सादिया को धुबरी से जोड़ता है, और ये है किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र। हो सकता है कि आपसे इस बार राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पूछ दे, ठीक है, एक न पूछे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, ये आपका कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए इसका रिप्लाई, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम उत्तराखंड के भी पिक कर लेते हैं, क्योंकि बिना उत्तराखंड पढ़े आपको आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। हालांकि यूकेपीएससी अब एग्जाम करा रहा है, तो आप फिर भी थोड़ा सा वो हो चुके हैं, मतलब थोड़ा सा शांत है आजकल, ठीक है। उत्तराखंड देखिए, लिखो पहला, अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब से हुई थी, अटल खाद्यान्न योजना, उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत हुई 11 फरवरी 2011 से, ठीक है, 11 Feb 2011 से इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड में 108 सेवा लिखो, है ना, एम्बुलेंस वाले दीनदयाल उपाध्याय के उनके नाम से, ये हुई थी 15 मई 2008 से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, 15 मई 2008 से 108 सेवा क्या हुई थी, शुरू हुई थी। उत्तराखंड सेवा का अधिकार एक्ट लिखो, उत्तराखंड सेवा का अधिकार एक्ट, ये कब किस वर्ष लाया गया, इस वर्ष 2011 में लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, तीलू रौतेली पेंशन स्कीम कब से शुरू हुई थी, तीलू रौतेली पेंशन योजना ये हुई थी वर्ष 2014 से। बाकी आपको पता ही होगा, उत्कृष्ट शिक्षकों को जो शैलेश मटियानी अवार्ड दिया जाता है वो 2009 से शुरू हुआ। देवभूमि मुस्कान योजना जो है, जो मतलब अपने आप में असहाय या जहाँ तक जो थोड़ा सा जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई उनको एजुकेशन देने से संबंधित 2009 से देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब एक ऐसी हल्का सा डायग्राम जैसा बना रहा हूँ, उसको देख लेना और उसके हिसाब से क्या पता आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, हो सकता है कि बन जाए। देखो, सबसे हिमालय की सबसे उत्तरी जो श्रेणी होती है, आपको पता ही हो, ट्रांस हिमालय है, ठीक है, कौन सी है, ट्रांस हिमालय। इसके जब दक्षिण में आओगे तो आपको मिलेगा वृहद हिमालय, ठीक है। इससे भी साउथ में आओगे तो आपको मिलेगा लघु ऑब्लिक, एक ही चीज़ है, ठीक है, मध्य हिमालय।
इससे जब दक्षिण में आओगे आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। और इससे जब दक्षिण में आओगे तो भाबर, और उससे दक्षिण में आओगे तो तराई, ठीक है। इतना ये आपको पता ही होगा कि भाबर तराई तक का जो सिस्टम है यहाँ पे तक का आपको ये सिस्टम समझ में आता होगा, ठीक है। तराई में ही पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, लिखो पाताल तोड़ कुएं, मतलब पानी हल्का सा गड्ढा खोदोगे तो पानी निकल जाएगा। अगर कभी पूछता है कि किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तो तराई, ठीक है। इसके अलावा लघु और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो संकरी घाटियां पाई जाती हैं उसको क्या बोला जाता है, दून या द्वार बोला जाता है, ठीक है। यानी दून या द्वार किसके मध्य पाया जाता है पूछेगा, संकरी सी घाटियां, दून ऑब्लिक द्वार किसके मध्य पाया जाता है पूछता है, दून और द्वार। तो आपका आंसर होगा लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य दून व द्वार नाम की संकरी घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है, संकरी चौरस घाटियां। इसके अलावा आपको ये पता होगा जो ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय होता है टेथिस भ्रंश से अलग होता है, ठीक है। लिखो टेथिस, टेथिस पहले एक टेथिस नाम का महासागर हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है, भ्रंश से अलग होता है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय किससे अलग होता है अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे अपने आप में, जो यहाँ पे इसका होता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी MCT, ठीक है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। अगर आपसे ये पूछता है कि किसके बीच पाया जाता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश बताओगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT, ठीक है। ये एक बार UPSC ने पिछले बार NT में पूछा था, बृहद हिमालय और लघु ये किसके मध्य पाया जाता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश से, ठीक। और इसके अलावा एक और भ्रंश होता है उसको बोलते हैं सीमांती भ्रंश, यानी इन दोनों के बीच कौन सा भ्रंश पाया जाता है पूछेगा तो सीमांती भ्रंश। सीमांती भ्रंश किसके मध्य पाया जाता है, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य पाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आप लोग। अब जो जितने भी आपके, एक चीज आप ध्यान रखना, जितने भी ऐसी पर्वत श्रेणियां आपने सुनी हैं जो बहुत हाइट पे हैं, लाइक जहां बर्फाबारी रहती है 7-7, 6-6, 5-5 हज़ार से ऊंच की ऊंचाई में, जैसे नंदा देवी, बंदरपूछ, कामेट, त्रिशूल, हाथी, गौरी, ये जितने भी बड़े बड़े पर्वत श्रेणी हैं सबके सब कहाँ मिलेंगी, बृहद हिमालय किस रेंज में मिलेंगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो वैसे भी बता रखे मैंने। और जो छोटे मोटे नाग टिब्बा, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जो हिल स्टेशन टाइप के हैं, ठीक है, नरेंद्र नगर, ये वो सब के सब कहाँ मिलेंगे आपकी, ये नीचे लघु या मध्य हिमालय की रेंज में मिलेगी, ठीक है। ये था आपका आज का डे 80 यानी क्रैश कोर्स का डे 80 आपका ये था। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। रीजनिंग की मैंने आपको जो क्लास दी है, मैंने आपको बताया कि ये क्लासेज आपकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी, ये यूट्यूब पे पढ़ाने से नहीं होगा, ऐसे मैं आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।